पूछा गया है कि एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी। अब एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक की बात करें तो यह पुस्तक जो है आपके ज्योग्राफी के क्षेत्र में लिखा गया है, यानी भूगोल के क्षेत्र में यह पुस्तक लिखा गया है। और यह पुस्तक की बात करें तो इसमें ज्योग्राफी के कार्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। और यह पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल है, यानी फ्रेडरिक रेडजेल इन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। और फ्रेडरिक रेडजेल जो है प्यारे बच्चों, ये हमारे मानव भूगोल के पिता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मानव भूगोल के पिता, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, दैट इज कॉल्ड फ्रेडरिक रेडजेल। और फ्रेडरिक रेडजेल जो है एंथ्रोपोजोग्राफी नामक एक किताब लिखी थी और उसमें प्रकृति के बारे में सारा चीज उन्होंने डिस्कस किया था और इस पर्यावरण के बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो बिल्कुल आपका सही आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, वो फ्रेडरिक रेडजेल यानी ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कवर हो गया। कितना क्वेश्चन बनता है ये चीज याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब देखो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आता है, बहुत ही आसान है। चलिए बताइएगा कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? अब बताओ, चैप्टर 4 के अंतर्गत बताइए आप लोग, चैप्टर 4 के अंतर्गत आपको पढ़ाया गया है कि मानव विकास के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है ना। मानव विकास की अवधारणा किसके द्वारा दी गई बाबू? तो ये चीज बताओगे तो मानव विकास, मानव के जीवन में स्वतंत्रता की वृद्धि को मानव विकास कहते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया ये परिभाषा है मानव विकास का। मानव के जीवन में विकल्पों की वृद्धि को मानव विकास कहते हैं। ये परिभाषा डॉक्टर महबूबुल हक के द्वारा दिया गया था। अब देखोगे मानव विकास की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? ये डॉक्टर महबूबुल हक के द्वारा दिया गया था और ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, कहां के? पाकिस्तान के। और उन्होंने जो ये परिभाषा दिया तो इस परिभाषा में बताया कि आदमी के जीवन में विकल्पों की अगर वृद्धि हो रही है तो मानव का विकास हो रहा है। इन्होंने ही 1990 के दशक में यूएनडीपी को मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई रिपोर्ट सौंपा था। और एचडीआई रिपोर्ट जो है पूरे विश्व में सारे दुनियाओं का क्या करती है? एक रैंक तैयार करती है, जिसका शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन पहुंच अच्छा होता है तो वो देश टॉप करते हैं। और छोटे छोटे कंट्री एचडीआई रिपोर्ट में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे कि श्रीलंका हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा, क्योंकि छोटे कंट्री को अपने विकास के कार्य में व्यस्त रहते हैं वो लोग, है ना। वो लोग राफेल बनाने का कोई झंझट नहीं है, परमाणु बम बनाने का कोई टेंशन नहीं है ना, सिक्योरिटी टाइट करने का कोई टेंशन नहीं है। जिसको राजनीति करनी है दुनिया में, वो देश हथियार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और जिसको अपना विकास करना है वो क्षेत्र एचडीआई रिपोर्ट में वो अपना नाम नंबर 1 पे लेके आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूबुल हक के द्वारा दिया गया। अब देखोगे निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? अब बताओ प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जाना है, यानी 2023 के रिपोर्ट से पहले अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका था? चाइना का था। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चीन का था, ये बात तो हम लोग जानते हैं। लेकिन 2024 में क्या हुआ? अब 2024 की अगर बात करें तो 2024 के अंतर्गत सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका हो गया? भारत का यानी इंडिया का हो गया, है ना। भारत जो है इंडिया का हो गया। अब चाइना उस टाइम नंबर 1 पे था, अब वो जो है नंबर 2 पे आ गया है, फर्स्ट नंबर पे भारत आ गया है। अब ये 2023 के बाद हम लोग जो है भारत यानी दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। अब यहां कहा जा रहा है कि ये 4 देश में कंपैरिजन कीजिए। अब अगर ऑप्शन खोजिएगा कि सर चाइना तो दिया ही नहीं है, तो बाबू वो नहीं, ये 4 जो देश है, ये चारों देश में किसका जनसंख्या ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका का है, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। और याद रखिएगा ब्राजील आपका डेवलप्ड कंट्री है। बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की बात करें तो यहां जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है। ये चारों देश के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो बांग्लादेश का है, सबसे ज्यादा जनसंख्या यूएसए का है। और अगर देखा जाए मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या सबसे ज्यादा जो है वो इंडोनेशिया में है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती, यह कथन निम्न में से किस देश के संदर्भ में सही है? आप लोग पहले जम करके सेशन को शेयर कर दीजिएगा, है ना। जो भी आप लोग हैं तो प्लीज आप लोग जम करके सेशन को शेयर कर दीजिए। और जो भी नए बच्चे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे जम करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, है ना। तो आप लोग शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिए, आप लोग जम करके पहले क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब यहां देखोगे कि प्रसन्नता यानी जीएनएच की बात करें, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कहते हैं इसको बाबू। क्या कहते हैं इसको? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी जीएनएच कहते हैं। अब जीएनएच के आधार पर अपना प्रगति को कौन मापता है? तो भूटान एकमात्र देश है, भारत का उत्तर पूर्वी राज्य के बीच में बसा हुआ एक देश भूटान है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार के पास है, जिसके सैनिकों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी भारत सरकार के पास है। तो वो देश जो है जीएनएच को मापता है। यानी आप भूटान की बात करें तो भूटान कहता है कि हमारा देश की जनसंख्या अगर खुश है, हैप्पी है, तो हमारा
देश विकास कर रहा है, हमारा जीडीपी आगे है, हम ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा भारत में लिंग अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है बाबू। तो भारत में लिंग अनुपात की बात करें तो लिंग अनुपात जो निकाला जाता है प्रति व्यक्ति, अब मैंने पढ़ाया है कि लेडीज फर्स्ट, कोई भी काम करने जाओ तो लेडीज फर्स्ट। भारत में बैंक में जाओ, है ना, स्वास्थ्य विभाग में जाओ, कहीं भी जाओ तो वहां आपको लेडीज फर्स्ट दिखेगा, है ना। लेडीज फर्स्ट की बात करें तो आपको कहेगा कि नहीं यहाँ लेडीज फर्स्ट है, तो आप पहले लेडीज की जनसंख्या रखिए, उसके बाद पुरुष की जनसंख्या और गुना 1000 से कर दीजिए, क्योंकि 1000 के कंपैरिजन में ही जनसंख्या का लिंग अनुपात निकाला जाता है। तो आप क्या किए, प्रति व्यक्ति आप क्या किए, स्त्री की जनसंख्या, उसके बाद पुरुष की जनसंख्या, उसके बाद 1000 से गुना करेंगे, तो ये आपका सूत्र होता है लिंग अनुपात निकालने का, भारतीय सूत्र। लेकिन अगर देखोगे पश्चिमी सभ्यता की बात करें तो ये सूत्र काम नहीं आएगा, वहां सबसे पहले पुरुष की जनसंख्या को लिया जाता है, उसके बाद स्त्री की जनसंख्या को लिया जाता है। अब भारत जो है प्रति हजार, कितना, प्रति हजार पुरुष पर, प्रति हजार पुरुष पर कितना जनसंख्या है, वुमेन की जनसंख्या, उसी को लिंग अनुपात कहते हैं। प्रति हजार पुरुष पर स्त्रियों की जनसंख्या को भारत में लिंग अनुपात कहा जाता है। ये वाला ठीक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। फ्रेडरिक रेजियल किस देश के निवासी थे बाबू। अब फ्रेडरिक रेजियल जो है मानव भूगोल के पिता हैं, यानी फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब देखोगे कि भूगोल को मुख्यतः 2 ब्रांच में बांटा गया है, आप लोग को अच्छी तरह से पता है कि एक ब्रांच है आपका भौतिक भूगोल, एक है आपका भौतिक भूगोल, एक है आपका यानी मानव भूगोल, है ना। भौतिक भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण, पहाड़ पठार, है ना, ये सब चीज का अध्ययन करते हैं, नदी वगैरह का अध्ययन करते हैं। और मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग मानवीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब देखोगे फ्रेडरिक रेजियल किस देश के निवासी, तो जर्मनी के थे। ये जो भूगोलवेत्ता है ये जर्मनी के थे और इन्होंने ही मानव भूगोल के क्षेत्र में काफी ज्यादा योगदान दिया है, और ये हो जाएंगे फ्रेडरिक रेजियल जर्मनी के। मानव विकास का कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया। अब उपागम की बात करें तो मानव विकास के 4 उपागम आपको पढ़ाया गया है। अब ये देखोगे आय उपागम सबसे पुरानी उपागम है। अगर इनकम जनसंख्या का ज्यादा है, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होता है, तो वो जनसंख्या काफी ज्यादा विकास करेगा, डेवलपमेंट अच्छा करेगा। तो यह आय उपागम है। कल्याण उपागम ये सरकार से जुड़ी हुई है, यानी सरकार अगर ज्यादा लोगों पर खर्च करती है कल्याणकारी कार्य करने के लिए, तो वो क्या होगा, जनसंख्या काफी ज्यादा डेवलपमेंट होगा। उसके बाद आधारभूत आवश्यकता उपागम, ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन के द्वारा ये उपागम दिया गया। अब क्षमता उपागम, हाँ ये जो क्षमता उपागम है ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया, है ना, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया। अब प्रोफेसर अमर्त्य सेन कहते हैं कि आदमी की क्षमता उतना ज्यादा होगा, आदमी की क्षमता जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता होगा, जितना ज्यादा ताकत होगा उतना ज्यादा वो कार्य करेगा। तो याद रखना कि मानव विकास का कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया था, तो क्षमता उपागम ने दिया था। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछेगा कि मानव विकास के कौन सा उपागम सबसे पुराना उपागम है, तो सबसे पुराना उपागम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आय उपागम। अगर ये पूछेगा मानव विकास के कौन से उपागम के लिए सरकार जिम्मेदार है, तो वो कल्याण उपागम के लिए। मानव विकास का कौन सा उपागम ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन के द्वारा दिया गया, तो वो हो जाएगा आपका आधारभूत आवश्यकता उपागम। समझ गए। और इसके अंतर्गत 6 आवश्यकता बताया गया था, घर, निवास, जल, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, 6 आवश्यकता बताया गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये सारा चीज बताए हैं। चैप्टर 4 से आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है ये। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था। अब बताओ बाबू, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत दिया गया था थॉम्पसन के द्वारा, है ना, थॉम्पसन के द्वारा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत दिया गया था। अब जनांकीय संक्रमण सिद्धांत तो ये दिया गया था थॉम्पसन के द्वारा। अब इसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी, कुछ गलतियां रह गई थी, लेकिन इसको सुधारा किसने, तो इसको सुधारा नोटेस्टिन ने, इसको सुधारा। समझ गए। अब नोटेस्टिन इसको सुधार करके उसको फिर रिफॉर्म करके अप्लाई किया, दुनिया वालों को दिखाया, तो नाम इसी का हो गया, लेकिन रियल काम किसने किया, थॉम्पसन ने किया। तो ये कहा जाता है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया, तो नोटेस्टिन के द्वारा दिया गया। अब ये सिद्धांत क्या है भाई, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है ये जनसंख्या की संरचना को बताती है, जनसंख्या की संरचना को बताती है। किसी भी देश की जनसंख्या का जन्म दर, मृत्यु दर, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब कितना होगा, ये आपके जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के माध्यम से पता चलेगा। और इसमें 3 अवस्थाएं बता गई, प्रथम, द्वितीय और तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में जन्म दर, मृत्यु दर ज्यादा होता है, जनसंख्या गरीब होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, पढ़ा लिखा उतना नहीं होता है। द्वितीय अवस्था में जाते जाते जनसंख्या का जन्म दर, मृत्यु दर दोनों घटने लगता है, जनसंख्या शिक्षित होने लगते हैं, वो नगर की ओर
पलायन करने लगते हैं। तृतीय अवस्था में आते आते जनसंख्या डेवलप्ड हो जाता है, शिक्षित हो जाता है, वो काफी ज्यादा ट्रेंड हो जाता है, जन्म दर मृत्यु दर दोनों क्या हो जाता है, धीमा पड़ जाता है। समझ गए? तो ये हो जाएगा आपका नोटेस्टिन, ऑप्शन नंबर हमारा सी लॉक हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन कि मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है बाबू? तो मानव विकास रिपोर्ट की बात करें तो ये यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट छापी जाती है ना? ऑप्शन नंबर हमारा डी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों, आप लोग शेयर करने में आज काफी ज्यादा पीछे रह रहे हैं, क्या बात है? तो आप लोग प्लीज जम करके शेयर कर दीजिए, और जो भी दोस्त आपके साथ तैयारी करते हैं उनको शेयर कीजिए, और जो भी नए हैं आप लोग, है ना, आप लोग जो भी नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग जो भी नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि ज्योग्राफिया शब्द किसने करा? तो ज्योग्राफिया जो शब्द है, यह शब्द दिया था इरेटोस्थनीज ने। ज्योग्राफिया शब्द किसने दिया था? इरेटोस्थनीज के द्वारा ज्योग्राफिया शब्द दिया गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी लॉक हो जाएगा। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी है? प्रवास के लिए। प्रवास का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाना। प्रवास का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो ये जो है प्रवास के लिए उत्तरदायी है। अब इसके दो कारक हैं। अब प्रतिकर्ष प्रकृति का तरफ से आता है। अब आदमी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो कोई मजबूरी होगा। अब कौन सा कारण हो सकता है? अगर प्रकृति यानी बाढ़ होगा, तूफान होगा, भूकंप होगा, तो ये प्रकृति की तरफ से आता है, जिसको प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। अपकर्ष कारक आकर्षित करता है, उच्च रोजगार, उच्च वेतन, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा, ये अपकर्ष कारक है जो जनसंख्या को आकर्षित करता है। तो जनसंख्या प्रवास के दो कारक होते हैं, ये अच्छी तरह से मैंने बताया है। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर हमारा ए लॉक हो जाएगा। की दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब अगर पूछेगा तो आराम से इसको क्लियर कर सकते हो। सब्जेक्टिव में भी पूछेगा, आराम से बता सकते हो। मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य को कैसे मापा जाता है बाबू? तो स्वास्थ्य को कैसे मापा जाता है? मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य को जो मापने का आधार है वो ये है कि आपकी जीवन प्रत्याशा ज्यादा होनी चाहिए। आपकी जीवन प्रत्याशा यानी जो लाइफ पीरियड है, यानी जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ पीरियड जो है प्यारे बच्चों, वो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। जब आपका लाइफ पीरियड ज्यादा होगा, आप ज्यादा समय तक जिंदा रहेंगे, है ना, स्वस्थ रहेंगे, तो आपका लाइफ पीरियड ज्यादा माना जाएगा और आप जो है स्वस्थ माना जाएंगे और आपका जीवन प्रत्याशा ज्यादा होगा। तो जहां का लोगों का जीवन प्रत्याशा ज्यादा है, जैसे कि जापान के लोग कम से कम 120 साल 110 साल ऐसे करके जी ले रहे हैं, है ना, 120 साल 110 साल करके, तो वहां का जीवन प्रत्याशा ज्यादा है। तो मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य को जीवन प्रत्याशा देख करके मापा जाता है। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर की संख्या बढ़ा दिए, हॉस्पिटल की संख्या बढ़ा दिए, स्वास्थ्य बजट को बढ़ा दिए, तो इससे आपका स्वास्थ्य सुधरेगा नहीं, है ना। हाँ, स्वास्थ्य को सुधारने के लिए ये सब व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन आपका जीवन प्रत्याशा देखा जाएगा। डायरेक्ट परिणाम देखा जाता है। डायरेक्ट क्या देखा जाता है? परिणाम। अब देखोगे निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को कम कर दिया? यानी सेक्स रेशियो की बात करें, संयुक्त अरब अमीरात का जो सेक्स रेशियो है उसको क्या कर दिया? कम कर दिया, उसको घटा दिया। अब यूएई का नाम सुने होंगे, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये यूनाइटेड अरब अमीरात जो है ये गल्फ कंट्री में आता है, यानी जो मिडिल ईस्ट का कंट्री है, और यहाँ जो है पैसा काफी ज्यादा है, मैन्युफैक्चर का काम काफी ज्यादा हो रहा है, बिल्डिंग वगैरह काफी ज्यादा बन रहे हैं, है ना। यूएई में, दुबई में, जो यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है, वहां बिल्डिंग वगैरह काफी ज्यादा बन रहे। तो बाहरी दुनिया के लोग जो है ना, बाहरी दुनिया से अलग अलग कंट्री से लोग वहां जाकर के मजदूरी करते हैं, क्योंकि पैसा ज्यादा मिलता है, मजदूरी वगैरह थोड़ा अच्छा मिल जाता है, जिसके कारण क्या हो गया कि इतना न ज्यादा जनसंख्या आके बस गया है रोजगार के लिए, बाहरी देश से इतना न ज्यादा जनसंख्या चले गया है कि वहां पुरुषों की जनसंख्या बढ़ गया है और वहां की जो महिलाएं हैं उनकी जनसंख्या उनके कंपेरिजन में घट गया है। तो चयनित यानी पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, यानी पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास ही क्या किया? यूएई का जो लिंग अनुपात है उसको निम्न कर दिया, उसको घटा दिया। और सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किसका है? तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात लाटविया का है। लाटविया एक कंट्री का नाम है, आप गूगल में मैप में सर्च करना, देख लेना किसके बगल में आता है ना। तो आप लाटविया कंट्री जो है उसका सबसे ज्यादा लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न देखोगे, आगे स्क्रीन पर पूछा गया है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो संभववाद अवधारणा में जितनी सारी संभावनाएं हैं, जितने सारे संसाधन हैं, वो सारे का मालिक कौन है? मानव है। और इसमें मानव को ही मेन मुख्य माना गया है। मानव जो होगा ये मुख्य घटक होगा। संभववाद अवधारणा में मानव आपका मुख्य घटक होगा। ऑप्शन नंबर हमारे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना स्त्रियां हैं? विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 990 स्त्री है। कितना बाबू? 990 स्त्री है, उतना ज्यादा नहीं है ना। अगर देखा जाएगा तो प्रति 1000 पुरुष पर 1000 अगर पुरुष है तो उसमें स्त्री की जनसंख्या कितना है? 990। ये एक एग्जैक्ट डेटा है और ये सेकंड चैप्टर से आपका क्वेश्चन है
ये आपका सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, 990 औसत लिंग अनुपात है पूरे दुनिया का। निम्न में से कौन मानव विकास का घटक नहीं है? अब मानव विकास के लिए आप तीन चीज को देखते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन को देखते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन ठीक है, तो मानव का विकास हो रहा है, लेकिन लिंग नहीं देखते हैं आप कि लिंग यानी जो आपका सेक्स होता है, यानी जो लिंग होता है उसको नहीं देखा जाता है कि भाई कोई मेल है या फीमेल है, उसको देख करके आप मानव विकास का मूल्यांकन नहीं करते। तो याद रखिएगा, ये लिंग जो है मानव विकास का घटक नहीं है। स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी तो मानव का विकास होगा, शिक्षा मिलेगा मानव का विकास होगा, उनका जीवन स्तर में सुधार आएगा, यानी उनको संसाधन मिलेगा तभी जीवन स्तर में सुधार आएगा, और उनका स्वास्थ्य स्थिति ठीक रहेगा, उनका मानव विकास होगा। क्लियर, इतना तो ठीक है। टोटल क्वेश्चन की संख्या इसमें कितना है भाई? 50 है। टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी है? तीनों चैप्टर को, चारों चैप्टर को मिलाकर के 50 है। और 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद एक फाइनल एग्जैक्ट डेटा आप लोग बताना कि आपका कितना क्वेश्चन बना, यानी कितना आप आंसर दे पाए। समझ गए? अब देखोगे कि इन देशों में कौन जनांकी के संक्रमण की अंतिम अवस्था में है। तो जनांकी के संक्रमण का सिद्धांत आपने पढ़ा है कि इसमें जो सिद्धांत है बाबू, तो तीन अवस्थाएं हैं इसमें, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीन अवस्थाएं इसमें बताया गया। तो अब अंतिम अवस्था में, तृतीय अवस्था में वही देश जाएगा जहां का जनसंख्या शिक्षित हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य की सुविधा मिले। तो ऐसा चीज मिलता है, ये सारी सुविधाएं कहां मिलता है? विकसित कंट्री में, जो डेवलप्ड कंट्री है, जैसे कि फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्री में मिलता है। तो ये सब कंट्री की जनसंख्या जनांकी के संक्रमण की तीसरा अवस्था में चला गया। तो जापान आपका दिया गया है, तो जापान की जनसंख्या आपका तीसरा कैटेगरी में है, तीसरा अवस्था में है। तो यानी जनांकी के संक्रमण का तीसरा अवस्था में जापान की जनसंख्या। एचडीआई में अधिकतम मान कितना होता है बाबू? अगर देखोगे एचडीआई रिपोर्ट 1/3, 1/3, 1/3, स्वास्थ्य को रैंक 1/3, शिक्षा को रैंक 1/3 और संसाधन को रैंक 1/3, यानी संसाधन से आपका क्या होगा? जीवन स्तर में सुधार आएगा। तो जब तीनों को जोड़ोगे तो 1 आएगा। और एचडीआई रिपोर्ट की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच होती है। मैक्सिमम पूछा गया तो मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम 0 होगा। मैक्सिमम कितना होगा बाबू? अधिकतम की बात करें तो ये कितना होगा? 0.1 नहीं, 1 होगा। यहां देखना, इसमें कंफ्यूजन मत होना, बहुत ही थोड़ा सा टफ हो सकता है इसमें, अगर गलत करोगे तो फिर 1 नंबर गया। तो मैक्सिमम मान कितना होगा? 1 होगा और मिनिमम कितना होगा? 0 होगा। यानी इसका वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। एचडीआई रैंक का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच होता है, इतना आप लोग याद रखिएगा। विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात दर्ज किया गया, तो मैंने बताया कि सबसे कम लिंग अनुपात संयुक्त अरब अमीरात में, यानी यूएई में। कहा बाबू? यूएई में दर्ज किया गया। और सबसे ज्यादा लिंग अनुपात आपका लेटविया में दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात लेटविया में और सबसे कम यूएई में, इतना आप लोग याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? यानी सबसे ज्यादा मानव विकास अगर हो रहा है, तो मैंने कहा कि जो छोटे कंट्री है वो मानव विकास रिपोर्ट में अपना रैंक सुधार रहे हैं। जो छोटे कंट्री है वो काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो याद रखना कि दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन, ये सब बड़ा कंट्री है और ये सब को चाहिए हथियार, है ना, राफेल चाहिए, है ना, हथियार चाहिए, क्योंकि ये लोग एक पावरफुल कंट्री का गिनती में आता है। और जो पावरफुल होता है, जो आदमी समाज में मजबूत होता है, उसके दुश्मन भी हजारों होते हैं, है ना। तो इसलिए सिक्योरिटी के मामले में लोग आगे हैं। लेकिन जो छोटा सा कंट्री है, तो उनको तो ना ही राफेल खरीदना है, ना ही S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदना है, ना ही कोई ट्रेनिंग को, सेना को ट्रेनिंग देना है। मतलब बिल्कुल वो अपना विकास पर ध्यान दें। तो नॉर्वे हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, उसके बाद बहुत सारी कंट्री हैं। तो ये जैसा नॉर्वे जो है हमेशा नंबर 1 पे आता है। नॉर्वे का एजुकेशन सिस्टम काफी ज्यादा अच्छा है, जिसके कारण ये हमेशा नॉर्वे में नंबर 1 में आता है। अब मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये बात कहा गया था एलन सी सैंपल, यानी कुमारी एलन सैंपल के द्वारा ये बात कहा गया था। और ये अमेरिकन ज्योग्राफर थी बाबू, इतना याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है इनमें से किन देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है? तो स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या कनाडा में। कनाडा एक ऐसा कंट्री है, जैसे कि अगर दुनिया में जो है ना सभी देशों के पास पीने का जल, पानी जो होता है पीने का पानी कम पर जाएगा, तो कनाडा उस टाइम राजा बनेगा, क्योंकि कनाडा के पास पीने योग्य पानी काफी ज्यादा है। यानी जो पीने वाला पानी है, शुद्ध पानी, उनकी मात्रा काफी ज्यादा है इसके पास। समझ गए? तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री है ट्रूडो साहब है, ट्रूडो है ना, ट्रूडो साहब है। अब वो जो है प्यारे बच्चों, भारत के साथ इनका संबंध भी थोड़ा सा बिगड़ भी गया था हाल ही में, 4-5 महीने, 3-4 महीने पहले। समझ गए? वो अपना राजदूत को भी यहाँ से बुला लिए थे। तो कनाडा में क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पुरुष ज्यादा रह रहे हैं और अपने स्त्रियों को नगर की ओर भेज रहे हैं, शहर की ओर भेज रहे हैं, और वो रह करके, पुरुष रह करके वहाँ खेती करने का काम करते हैं। भारत में उल्टा है,
भारत में ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियां ज्यादा है, पुरुष बाहर जाके काम कर रहे हैं ग्राम नगरीय क्षेत्र में, तो याद रखिएगा भारत नेपाल और ये सब चीज में ऐसा ही है। क्लियर। डॉक्टर महबूब हक मूल निवासी कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। अब अगर देखा जाए डॉक्टर महबूब हक पाकिस्तान के मूल निवासी थे, है ना, और इन्होंने ही एचडे रिपोर्ट की संकल्पना 1990 में सबसे पहले यूएन डिपो को सौंपने का कार्य किया था। इतना आप लोगों को याद है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या घनत्व का संबंध है। अब देखो जनसंख्या घनत्व निकालेंगे तो जनसंख्या बटा क्षेत्रफल करोगे, क्या करोगे बाबू? जनसंख्या बटा क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में, यही हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए दो चीज चाहिए, एक चाहिए जनसंख्या, एक चाहिए क्षेत्रफल। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल से, किससे बाबू? जनसंख्या और क्षेत्रफल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा सी लोग हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वह व्यक्ति जो एक साल में 183 दिनों से कम दिन काम करता है उसको क्या कहेंगे? अगर एक 183 दिन एक साल का एक रैंक माना गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर 183 दिन से ज्यादा काम करता है तो उसको मुख्य श्रमिक कहेंगे, और 183 दिन से कम काम करता है तो उसको सीमांत श्रमिक कहेंगे, और कोई काम नहीं करता तो बिल्कुल बेरोजगार और श्रमिक कहेंगे, है ना। तो 183 दिन से कम दिन काम करेगा तो सीमांत, और 183 दिन से ज्यादा दिन काम करेगा तो मुख्य श्रमिक कहेंगे। क्लियर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ सीमांतर क्लियर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आपका 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और ज्यादा नहीं है, 25 क्वेश्चन है और चारों चैप्टर को मिलाकर के टोटल 50 क्वेश्चन बन रहा था और इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन मैंने कवर करा दिया और 25 है उसको भी ज्यादा नहीं 10 से 15 सेकंड 10 से 15 मिनट के अंदर उसको कवर कर लेंगे। अब बीच में थोड़ी सी अनाउंसमेंट ये है आप लोगों के लिए कि आप लोगों का जो बैच है आपका एप्लीकेशन में बैच, उसकी ऑफर जो है आज आपकी बढ़ा दी गई है। अब जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं सफलता बैच में जो अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो वो बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, सफल एकेडमी का ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा। ऐप को डाउनलोड कीजिए और सफलता बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे 92 63 0 246 92, इस नंबर पे कॉल या मैसेज करोगे आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। 92 63 0 246 92, क्या है? 92 63 0 246 92, समझ गए? तो इस पर कॉल करोगे ना तो आपको जानकारी दे दी जाएगी, समझ गए? तो अभी तक बैच को जो ज्वाइन नहीं किया तो बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि बैच में लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, गेस्ट क्वेश्चन और साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे चीज आपके बैच में ही दिए गए। आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा ये सब चीज, आपको सारा चीज बैच में मिलेगा, ठीक है? तो आप लोग बैच को जो भी ज्वाइन नहीं किए हो तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। क्लियर। अब जो भी चैनल में नए हो भाई तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी नए मेहमान है, ताकि अगला क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिल जाए और अच्छी तरीके से आप लोग पूरा क्लास को कवर कर सके, ठीक है? वेरी गुड। अब चलते हैं बाबू अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो यानी निम्न मानव विकास, मिस्र की बात करें तो मिस्र जो है, मिस्र अभी देखा जाए तो मिस्र के पास सोना का भंडार काफी ज्यादा था, और मिस्र के पास एक चीज है, ये ऐसा कंट्री, इतना धनी कंट्री है ना, ये अगर कहेगा कि हम अपना मर्जी के अनुसार चलेंगे तो दुनिया का जो है ना 70% व्यापार पर प्रभाव पड़ जाएगा। मिस्र का स्वेज नहर का नाम सुने हैं आप? स्वेज नहर आप पढ़िएगा अगला चैप्टर में स्वेज नहर के बारे में। स्वेज नहर जो है ना, दुनिया का जितना भी व्यापार होता है ना, स्वेज नहर के माध्यम से होता है। दुनिया का जितना भी व्यापार होता है ना, स्वेज नहर के माध्यम से होता है, लगभग 70% व्यापार। और यूरोप वाले एशिया देशों से, यूरोप के जितने भी देश हैं इधर आकर के समुद्र में जितना भी महासागर में जितना भी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, उसके बाद जापान, वियतनाम, उसके साथ साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, सारा चीज इधर जितना भी है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, अफ्रीका वगैरह, महाद्वीप वगैरह, उसके बाद इधर इंडिया, बांग्लादेश, ये सब जितने कंट्री हैं, सऊदी अरब, कुवैत, ये सब जितने भी कंट्री हैं, सारे देश जो व्यापार करते हैं ना तो इसी के माध्यम से, ये वाला माध्यम, ये स्वेज नहर के माध्यम से। और स्वेज नहर को बनाया था 1869 में, जब हमारे देश में गांधी जी की पैदाइश हुई थी, जिस साल में गांधी जी, है ना, इतना छोटा बच्चा थे गांधी जी, बच्चे थे इतने, तो उसी समय ये जो स्वेज नहर बनाया गया था। और ये स्वेज नहर किसका है? स्वेज नहर मिस्र का है। अब पता है ये स्वेज नहर को मात्र जो है ना, मात्र 4 दिन के लिए बंद किया गया था, 4 दिन के लिए बंद कर दिया गया था, इसको जाम लग गया था 4 दिन। तो पता है कितना बिलियन लॉस हुआ था विश्व व्यापार को? लगभग जो है $7 बिलियन का लॉस हुआ था। एक स्वेज नहर को बंद कर दिए, व्यापार का गाड़ी रुक गया, सामान वगैरह आना जाना बंद हो गया, कितना लॉस हुआ? $7 बिलियन का, समझ रहे हैं? तो ये नस है, नस। अगर मिस्र चाहेगा ना उसको बंद करके अपना सारा चीज जो मन चाहे तो मन टैक्स लेगा, लेकिन इतना ऐसा नहीं करता ये, है ना, ऐसा ये नहीं करता है। अगर अमेरिका रहता, यही नहर अगर अमेरिका का रहता तो वो मनमाना टैक्स लेता, जो जहाज के पास जितना मनमाना वो टैक्स लेता, क्योंकि ये टैक्स लेता ना, नहर ये बनाया है, इसके जमीन से जाओगे तो जहाज के पास ये टैक्स लेता कि भाई तुम जाओगे, तुम्हारा कितना, कहाँ का जहाज है, कौन सा देश का, हाँ दो, इतना डॉलर दो, इतना पैसा दो, तब वो जहाज को क्रॉस करने के लिए देता है, ठीक है? तो ये स्वेज नहर बहुत, स्वेज नहर लेकर के दुनिया में पूरा दुनिया इसको जानती है।
तो मिस्र जो है एचडीए रिपोर्ट में पीछे है ना, मिस्र जो है एचडीए रिपोर्ट में पीछे है, याद रखिएगा। क्लियर। अब देखोगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचनाकांत नहीं है। अब ये देखो कि भौगोलिक सूचनाकांत क्या होता है बाबू। तो भौगोलिक सूचनाकांत का मतलब होता है वो चीज जिससे भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है। अब जिससे भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है उसको कहेंगे भौगोलिक सूचनाकांत। अब आप लोग इतना भी वॉचिंग नहीं करा पाया आज, आप लोग इतना तो वॉचिंग करा सकते हो बाबू। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट क्लास हो रही है तो आप लोग तो वॉचिंग करा सकते हो, इतना तो कम से कम शेयर कर दो यार, है ना। अरे भाई क्या दिक्कत है, इतना अच्छा से क्लास करा रहे हैं और इतना अच्छी से सारा चीज बता रहे हैं तो आप लोग शेयर वगैरह कर दो भाई ईमानदारी से। आप लोग क्यों इतना ये किए हैं, आप लोग नहीं कीजिएगा शेयर, है ना। आप लोग ईमानदारी से शेयर नहीं कीजिएगा, पता है आप लोग, पता है आप लोगों के बारे में, समझ गए। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भौगोलिक सूचनाकांत किसको कहते हैं बाबू, जिससे भूगोल के बारे में जानकारी मिलते हैं। अगर यात्रियों के विवरण, जैसे कि मैंने आपको बताया था इब्न बतूता किताबुल रहला लिखा, अलबिरू ने किताबुल हिंद लिखे। अब चैप्टर 5 जो पढ़िएगा यात्रियों के नजरिए, क्लास 12 हिस्ट्री वालों, इतिहास वालों, आपको चैप्टर 5 में जो पढ़ाएंगे हम कि यात्रियों के नजरिए, तो उसमें पढ़िएगा यात्रा वृत्तांत क्या होता है। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है कि यात्री आते हैं और किताब लिखते हैं, यात्रा में उन्होंने जो जो चीज देखा उससे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो यात्रा वृत्तांत से भी हम लोगों को उस समय के बारे में, भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है। पुराना नक्शा उठा के देख लो, उस समय पता चल जाएगा कि अभी का जो नदी है जिस जगह पे है, ये नदी 1000 साल पहले, 1000 साल पहले, 1500 साल पहले कहाँ था। पुराना मैप, पुराना नक्शा उठा के देखेंगे तो ये ना पता चलेगा कि आज से 1000 साल पहले, 1500 साल पहले कहाँ क्या था। तो इससे भी भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद चंद्रमा से लाए गए, उसके बाद प्राचीन महाकाव्य, प्राचीन महाकाव्य का पुराना महाकाव्य, तो इससे भी हम लोगों को भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन चंद्रमा से लाए गए पदार्थ, जो चट्टान वगैरह लाए जाते हैं, जो मिलता है वहां लाते हैं या फोरेंसिक लैब में टेस्ट करने के लिए, तो इससे तो भूगोल के बारे में जानकारी नहीं मिलती। तो चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, भाई ये नमूना ही बन के रह जाएगा, ये भूगोल के बारे में जानकारी नहीं देगा, ये जमीन के बारे में जानकारी नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर बाबू। अब अगला देखो, विश्व के किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है। मैंने तो बताया कि सबसे ज्यादा जनसंख्या 2023 से पहले चाइना का था। चाइना 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 चाइना, है ना। अब एक बात याद रखना, हमारा आजादी जब, अब देखो चाइना जिस समय आजाद हुआ था उस टाइम भारत भी लगभग आजाद हुआ। विश्व के किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो भारत की। मैंने कहा कि चाइना सबसे ज्यादा है, लेकिन 2024 में तो हम लोग इसको भी पीछे छोड़ दिए। हम लोग को इकोनॉमी में पीछे छोड़ना था, हम लोगों को अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना था, लेकिन किस में पछाड़ रहे हैं, जनसंख्या में पछाड़ रहे हैं। ठीक, पछाड़ो, लेकिन कम से कम इकोनॉमी मजबूत किया जाना चाहिए। अब चाइना जो है, कहा जाता है अभी के जो लोग हैं, जो एनालिटिक्स होते हैं, जो पूरा एनालिटिक करता है कि कौन देश कितना आगे बढ़ रहा है, तो अभी के एक एनालिटिक्स करने वाले लोग कहते हैं, सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल पटेल, ऐसा कमेंट मत करो तुम, ठीक है। अब कहा जाता है कि चाइना अपने आप को उस तरह से तैयार कर रहा है कि एक बड़ा युद्ध को अगर छेड़े वो, तो 100 साल तक वो युद्ध लड़ सके। और हम अभी अगर युद्ध लड़ना स्टार्ट करें हम लोग, तो हम लोगों का युद्ध अगर लड़ना स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ जाता है, और हम लोग अर्थव्यवस्था को प्रभाव पड़ता है, फिर वहां से युद्ध को रोकना पड़ता है। तो चाइना अपने आप को इस तरह से डेवलप कर रहा है कि आने वाला अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है उसका। अगर युद्ध होगा तो अपने आप को 100 साल तक युद्ध के मैदान में टिकाए रख सकता है, इस तरह का तैयार कर रहा है वो। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो बना ही रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं बाबू, ये चीज तो पता है कि हम लोग क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बताओ। जो चीज नहीं बनाना चाहिए वो चीज बना रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को देश को आगे लेके जाना है। अब प्यारे बच्चों, ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप में अपडेट आई है, सफल एकेडमी ऐप में जो अपडेट आई है, तो अपडेट बहुत सारा आया है, आपको आप लोग डाउनलोड कर लेना है और ये चीज कर लेना, ठीक है। ऐप को जो भी डाउनलोड नहीं किया। मुसर्रत परवीन हर रोज, बिल्कुल हर रोज क्लास कराते हैं बाबू। तो यहाँ कौन आगे है, तो भारत आगे हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे कि मानव विकास सूचकांक का मान कितना होता है। मैंने बताया कि अधिकतम मान कितना होगा, तो अधिकतम मान 1.0, अधिकतम मान 1.0, लेकिन मिनिमम कितना होगा, तो 0 होगा। और एक वैल्यू होगा तो 0 से 1 के बीच होगा, तो लगा देना ऑप्शन नंबर डी, यानी 0 से 1 के बीच इसका वैल्यू होता है, इतना याद रखिएगा। यानी मानव विकास सूचकांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है बाबू, तो मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। किसको, फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, इतना याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग। अब अगला चैप्टर जो पढ़िएगा चैप्टर 5, तो उसका नाम क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी। अगला चैप्टर का नाम क्या है बाबू, प्राइमरी एक्टिविटी, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप। अब प्राइमरी एक्टिविटी जैसे कि खेती करना, पशुपालन करना,
है ना, मत्स्य पालन करना, ये सारे प्राइमरी एक्टिविटी हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे लोगों को लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन अपकर्षक कारक है जो आकर्षित करता है? शहरीकरण, औद्योगिकरण, तृतीय कार्यों की प्रमुखता, सभी के सभी अपकर्षक कारक है, क्योंकि ये जनसंख्या को आकर्षित कर रहा, आजा आजा अपना जिंदगी बसा जा, अपना जिंदगी बना के जाओ, है ना, इस तरह का वो लोग क्या करते हैं। शहरीकरण जहां होगा वहां शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगा, इसलिए जनसंख्या बढ़ जा रहा है। औद्योगिकरण जहां होगा वहां कंपनी में जॉब मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तृतीय कार्य यानी परिवहन, संचार और व्यापार जहां चलेगा वहीं जाकर के आदमी बसेगा। तो ये सारे कार्य लोगों को आकर्षित करता है। आजा आजा ड्रीम 11 इस तरह का प्रचार करता है। इतना घटिया लगता है बाबू कि आजकल जो है ना युवा जो है, मैं अब जूपी लोडो की बात करें या फिर ड्रीम 11 की बात करें, ये सब इतना घटिया चीज हो गया है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े क्रिकेटर इतना कमाते हैं, फिर भी एकदम जुआ खेलना आसान है, बिल्कुल घटिया चीज है ये सब, है ना। अब अच्छे अच्छे युवा लगातार ड्रीम 24 घंटा ड्रीम 11 में लगे रहते हैं, करोड़पति बनने का सपना देखते हैं। तो ये सब चीज जो है, आप लोग ये सब चीज के पीछे मत पड़िएगा। क्लियर है? अब देखोगे निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या बाबू एशिया का हो जाएगा, इसलिए एशिया को मानव घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव घर, यानी मानवों को घर। और सबसे ज्यादा जनसंख्या का वृद्धि दर कहाँ है? जन्म दर है अफ्रीका में। तो यहां अगर देखोगे एशिया में जनसंख्या का वृद्धि दर सबसे अधिक है, इतना याद रखिएगा। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्षक कारक नहीं है? तो प्रतिकर्षक कारक जो है ये नहीं होगा आपका स्टैटिस, ये आपका प्रतिकर्षक कारक नहीं है, ये आपका अपकर्षक कारक है। चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधा, तो ये आपका अपकर्षक कारक है, तो आकर्षित करेगा। और जल अभाव, जल की कमी, उसके बाद बेरोजगारी और महामारी, ये सब तो कहीं ना कहीं प्रकृति का देन है। और बेरोजगारी भी इनडायरेक्टली प्रकृति का ही देन है। बेरोजगारी भी इनडायरेक्टली किसका देन है बाबू? प्रकृति का देन है। क्लियर? ऑप्शन नंबर हमारा सी लोक हो जाएगा। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, जनसंख्या प्रवास के 3 घटक होते हैं, यानी जन्म, मृत्यु और प्रवास, ये सभी के कारण जनसंख्या में परिवर्तन आता है। अब जनसंख्या में परिवर्तन 2 प्रकार के, धनात्मक परिवर्तन और ऋणात्मक परिवर्तन। अगर पॉजिटिव परिवर्तन हो रहा है तो मतलब जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, अगर ऋणात्मक परिवर्तन हो रहा है तो जनसंख्या घट रही है। तो तीनों के कारण जनसंख्या में क्या होता है? परिवर्तन आता है। क्लियर? भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिनस है? तो 80%। कोयला के कितने प्रकार होते हैं बाबू? कोयला के कितने प्रकार होते हैं? तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा जिसमें ज्यादा रहेगा वो एंथ्रासाइट है, उसके बाद थोड़ा सा कम बिटुमिनस में, उसके बाद बिटुमिनस में, लिग्नाइट में, उसके बाद सबसे कम पीट में। तो सबसे ज्यादा कार्बन एंथ्रासाइट में होता है, और जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होता है वही सबसे ज्यादा दहन के बाद, जलने के बाद एनर्जी देता है। तो याद रखना, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट होता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे बिटुमिनस। और भारत के पास जो भंडार है कोयला का, वो 80% भंडार जो है वो बिटुमिनस का है। याद रखिएगा, बिटुमिनस। अगर एंथ्रासाइट का होता तो और बेस्ट क्वालिटी का कोयला हो जाता। अब देखोगे निम्नलिखित में से भारत में पुष्प प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? तो ये काम और रोजगार के कारण। आपको प्रमुख पूछा गया है, प्रमुख कारक। अगर पूछेगा कि कारक कौन सा, तो ये सारे हैं, विवाह, शिक्षा, व्यवसाय के कारण पुष्प प्रवास करते हैं। लेकिन प्रमुख कारक पूछा गया, अगर पूछेगा कि अगर घर में 3 बेटा है, 4 बेटा है, तो सबसे ज्यादा कौन कमाता है? तो एक गो कमाएगा ना। अब वो एक, किसी एक का नाम लीजिएगा ना, है ना, कि सबसे ज्यादा वही अभी कमा रहा है, या फिर सबसे ज्यादा वही अभी कुछ कर रहा है, या फिर सबसे ज्यादा पढ़ने में आगे कौन है ना, तो एक का नाम लीजिएगा। सबसे ज्यादा घर में रहता कौन है? एक का नाम लीजिएगा। सब कोई तो नहीं रहेगा। तो उसी तरह से सबसे ज्यादा कारक प्रमुख जो है वो काम और रोजगार के कारण हमारे भारतीय समाज में ग्रामीण क्षेत्र से, गांव से पुरुष क्या कर रहे हैं? प्रवास कर जाते हैं। कहाँ? डगर की ओर प्रवास कर जाते हैं। क्लियर? केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट से संबंधित है, तो ये वायु और जल संरक्षण दोनों से, केंद्र सरकार के द्वारा जो हरियाली प्रोजेक्ट चलाई जाती है तो इससे वायु और जल संरक्षण को प्रोटेक्शन मिलेगा, ये दोनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा सी लोक होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 38 का। ठीक है? अब देखोगे कि निम्नलिखित में कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है? तो पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र मुंबई में लगा हुआ है। कहां भाई? मुंबई में पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र लगा हुआ है। और मुंबई में पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र जो लगा हुआ है, तो यहां कच्चा पेट्रोल से क्या बनाया जाता है? अगरबत्ती बनाया जाता है, उसके बाद केमिकल बनाया जाता है, पीरकनाशी दवाई बनाई जाती है ना, मोम बनाया जाता है, मोमबत्ती बनाया जाता है, और जो डिटर्जेंट है, सरफ वगैरह, साबुन वगैरह बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ किससे बनता है? यानी जब पेट्रोल का प्यूरिफिकेशन होता है, जब पेट्रोल को पूरा प्यूरिफिकेशन किया जाता है, कच्चा तेल को, उससे जो अपशिष्ट बनता है उसी से बनता है ये सब चीज़। समझ गए?
तो ये जो मुंबई हाई आप नाम सुने हैं कि भारत के पास 3-4 जगह ही हैं जहां तेल का भंडार है। गुजरात का अंकलेश्वर, उसके बाद मुंबई हाई और असम का असम का सिलचर, है ना। तो असम सॉरी असम का डिगबोई। तो 3-4 क्षेत्र ही है जहां तेल का भंडार है। तो मुंबई हाई से तेल का प्यूरिफिकेशन करने के बाद जो अपशिष्ट बचता है वो डायरेक्ट पहुंच जाता है कहाँ, मुंबई में, क्योंकि बगल में ही है मुंबई। तो वहां जाकर के इस सब से क्या बनता है, आपका जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने बता ही दिया, सरफ वगैरह, साबुन वगैरह, मोमबत्ती वगैरह, है ना, खेत में कीड़ा मारने वाला दवा, जंगल मारने वाला दवा, ये सब चीज जो बनता है ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से बनता है, और ये सबसे बड़ा मुंबई में लगा हुआ है। अब तारापुर में नाभिकीय ऊर्जा केंद्र लगा हुआ, तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, और भारत का सबसे पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तारापुर में लगाया गया। हैदराबाद क्या के लिए फेमस है, हैदराबाद कपड़ा के लिए फेमस है। भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। बिहार का सबसे बड़ा, है ना, सिटी है और परमंडल भी है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। एक होता परंपरागत, जो परंपरा से चलते आ रहा है, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, है ना, उसके बाद जल ईंधन जो आपके होते हैं, जलावन जो आपके लकड़ी होते हैं, ये परंपरा से चलते आ रहा है, इसको कहेंगे परंपरागत। और परंपरागत ऊर्जा के संसाधन को ही अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। परंपरागत ऊर्जा के संसाधन को ही अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, परंपरागत ऊर्जा के संसाधन को ही अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पेट्रोल, कोयला, है ना, ये सब आपके परंपरागत हैं, जो परंपरा से आ रहा है। परंपरा का मतलब क्या, जो बाप दादा के जमाने से चलते आ रहा है। अब अभी सोलर एनर्जी जो आया है, तो ये हाल ही में आया है, पहले तो नहीं था सोलर एनर्जी। तो ये सोलर एनर्जी अपरंपरागत है, क्योंकि ये पहले से नहीं, हमारे पूर्वजों ने इसको नहीं देखा है, ये अपरंपरागत है और ये नवीकरणीय है। परंपरागत को अनवीकरणीय कहा जाता है। परंपरागत का दूसरा नाम अनवीकरणीय। परंपरागत यानी अनवीकरणीय का उदाहरण कोयला और पेट्रोल। नवीकरणीय को कहा जाता है अपरंपरागत। अपरंपरागत जो परंपरा से नहीं आ रहा चल के, तो हमारे परंपरा से तो नहीं आ रहा है, सौर एनर्जी, उसके बाद भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब तो हमारे पवन चक्की वगैरह हमारे पूर्वजों ने तो नहीं देखा है। तो ये है अपरंपरागत, और अपरंपरागत को एक और नाम दिया गया है जिसको कहते हैं नवीकरणीय। तो अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत को नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। उदाहरण आपका तापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, चक्की, पवन चक्की का जो ऊर्जा होता है, उसके बाद सोलर एनर्जी, ये सब आपके क्या है, नवीकरणीय। तो पूछा गया कि गैर परंपरागत यानी अपरंपरागत, तो सोलर एनर्जी आपका गैर परंपरागत, गैर परंपरागत को ही अपरंपरागत कहते हैं। ये दोनों के दोनों, ये तीनों के तीनों आपको परंपरागत है। ऑप्शन नंबर हमारा सी लॉक हो जाएगा। क्लियर। अब देखोगे भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन, ये है जवाहरलाल नेहरू पत्तन, जो मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा विशालतम कंटेनर पत्तन है। याद रखोगे, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी पुरुष प्रधान है। तो प्रवास की धारा का मतलब होता है जनसंख्या किधर से किधर जा रही है, उसको कहेंगे प्रवास की धारा। और आप जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है और यहाँ ज्यादातर जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो गांव के लोग, पुरुष लोग क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से, गांव समाज से अपना बैग उठाते हैं, डायरेक्ट जाते हैं नगर की ओर, रोजगार की तलाश में, काम करने के लिए। तो ग्रामीण से किधर जा रहे हैं, नगर की ओर। तो धारा क्या हो गया, ग्रामीण से नगरीय। तो ग्रामीण से नगरीय कहाँ है, ऑप्शन नंबर हमारा बी लोक हो जाएगा, ग्रामीण से नगरीय। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी, तो 1853 में, 1825 में सबसे पहले आपके रेलगाड़ी चली थी। डायमंड हार्बर किस नदी में है, डायमंड हार्बर किस नदी में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया बाबू, 44 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा बताइएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। और डायमंड हार्बर की बात करें तो ये कोलकाता में आता है, हुगली नदी के किनारे। डायमंड हार्बर कोलकाता में हुगली नदी के किनारे आता है। पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग का नाम है चैनल टनल, है ना। पेरिस और लंदन को जोड़ने वाली सुरंग का नाम है। देखो, सुरंग पहाड़ काट के बनाए जाते हैं, और सुरंग में जब रेलगाड़ी इन करती बहुत डर लगता है, बहुत ही ज्यादा डर लगता है। तो चैनल टनल जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है, तो ये आपकी कहां है, यह आपके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच बताओगे, तो ये जो है आपके कनाडा में है। तो कनाडा का नाम भी आया अभी, जहां सबसे ज्यादा पुरुष लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और स्त्रियां कम रहती है। तो कनाडा में एक मतलब सेंट जॉन वैंकूवर की महामार्ग का नाम है। महामार्ग का मतलब होता है जो बहुत बड़ा एनएच होता है, रेल हाईवे, तो वो चीज के बारे में चर्चा की जाती है। समझ गए। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। ये देखो, टोकरी बनाना, वस्त्र निर्माण, ये सही, लेकिन मछली पकड़ना, मछली पालन को ही मछली पकड़ना कहते हैं, और ये आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है, प्राथमिक यानी प्राइमरी एक्टिविटी। समझ गए। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है,
तो द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप टोकरी बुनना आपका द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है, बाकी तीनों के तीनों प्राथमिक है। द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत क्या होता है कि कच्चा माल का प्रयोग करके आप वस्तु तैयार करते हैं, पक्का वस्तु तैयार करते हैं, तो द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप टोकरी बनाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लोग हो जाएंगे। क्लियर। अब देखिएगा निम्नलिखित में से किसे जंग का कटोरा कहते हैं, तो जंग का कटोरा पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। जंग का कटोरा पीटर्सबर्ग जो अमेरिका में है और यहाँ लौह इस्पात खनन लगाए गए हैं, तो जंग का कटोरा इसको कहा जाता है। अब प्यारे बच्चों अब अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है, जनसंख्या घनत्व का संबंध किससे होता है। आप जानते हैं कि जनसंख्या घनत्व जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, तो इसका संबंध आपका इससे हो जाएगा जनसंख्या और क्षेत्रफल से। ऑप्शन नंबर हमारे सी लोग हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों से ईमानदारी से आप लोग बताइएगा कि आप लोग कितना में लेके आए, 50 में आपने कितना सही किया, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने 50 में कितना क्वेश्चन सही किया, ये चीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और जो भी नए हैं आप लोग, तो नए हैं जो भी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और जम करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। और बैच के बारे में इन्फॉर्म मैंने दे दिया है। बच्चे अभी जो भी एडमिशन नहीं लिए हैं, ऑफर आपका चल रहा है, तो ऑफर में आपको एडमिशन ले लेना है। और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सफल एकेडमी ऐप का लिंक, ऐप को डाउनलोड कीजिए और बेस्ट तरीके से तैयारी कीजिए। और नंबर आपको दिया गया है, ऑफिशियल नंबर 92 63 0 246 92। इस नंबर पे आपको क्या करना है, कॉल या मैसेज करना, पूरा डिटेल्स में बैच के बारे में बता दी जाएगी। तो जो भी अभी तक तैयारी में नहीं लगे हो बाबू, आपके पास से 3.5 महीना का समय निकल गया है, 3 महीना आपके पास से चले गया, फिर लास्ट में आओगे तो फिर वो सपना लेके मत आना कभी कि 400 लेके आएंगे, 450 लेके आएंगे। अगर अच्छा कुछ करना चाहते हो, अच्छा नंबर लेके आना चाहते हो, तो कम से कम आपको बेस्ट तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। और बेस्ट तरीके से तैयारी कब होगा, जब सारा कंटेंट आपके पास मिलेगा। तो बैच को ज्वाइन कर लेना। बैच का प्राइस बहुत ही कम रखा गया, मात्र 699 रखा गया ऑफर में, और 699 आपका 1399 बैच का प्राइस है। तो 699 जाकर के बैच को ले लो, अच्छी तरह से सारा चीज को कंप्लीट कर लो। थैंक यू सो मच क्लास में बने रहने के लिए। अब आपका स्कोर कितना रहा, 50 में कितना आपने सही किया, ये ईमानदारी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। लव यू टू ऑल प्यारे बच्चों, लव यू टू ऑल, थैंक यू सो मच।